बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी क्या होती है? हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड की फिजियोलॉजी होती है और पैथोलॉजी होती है उसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। और इससे रिलेटेड हमने ब्लड के कैंसर वगैरह भी पढ़ने हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, प्लाज्मा सेल ट्यूमर, पॉलीसाइथीमिया वगैरह, उनको डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं फीटल इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक हो गया। जो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है उसको इरिथ्रोपोइसिस कहती है, और तमाम ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है उसको हिमेटोपोइसिस कहती है। हिमेटोपोइसिस के अंदर सारे सेल्स बनते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। और इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी फॉर्मेशन होती है। अब जो इरिथ्रोपोइसिस होती है वो इस तरतीब में बनती है। निमोनिक रट्टा मारना है, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। यंग लीवर, वाई से क्या होगा? वाई से आपका यॉर्क सैक आ जाएगा। ओके, सबसे पहले जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो यॉर्क सैक में आती है। फिर इसके बाद ये शिफ्ट हो जाती है लीवर के अंदर, फिर ये शिफ्ट हो जाती है स्प्लीन के अंदर, और फाइनली आपका कहने का मतलब आ जाता है बोन मैरोज को कैप्चर कर लेती है। यॉर्क सैक में कब फॉर्मेशन स्टार्ट होती है? थर्ड वीक में, थर्ड से लेकर 8 वीक में। याद करना, जो 3 to 8 वीक है इसमें मेजर मेजर ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। नंबर 2 है लीवर। जो लीवर होता है, ओके, लीवर 6 वीक से स्टार्ट करता है और तकरीबन बर्थ तक जाता होता है। जो स्प्लीन होती है वो 10 से लेकर 28 वीक्स तक जाती होती है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, यॉर्क सैक है वो 3 से लेकर 8 हफ्तों में जा रहा है। जो लीवर होता है वो 6 से लेकर आपका ऑलमोस्ट पूरा बर्थ तक जा रहा है। ठीक हो गया। जो स्प्लीन होती है वो दरमियान में 10 से लेकर 18 तक जाती होती है, 10 से लेकर 28 तक जाती होती है। और फाइनली आपका जो अडल्ट तक होता है वो आपका बोन मैरो होती है। बोन मैरो होती है। अब जो बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो होती है और येलो बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो होती है और येलो बोन मैरो होती है। जो आरबीसी की प्रोडक्शन है, डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन है, हेमाटोमाइसिस है, हेमाटोपोइसिस रेड बोन मैरो के अंदर होती है, और येलो बोन मैरो के अंदर फैट स्टोर होता है। फैट स्टोर होता है। ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती होती है। तो एरिथ्रोपोइसिस की तरतीब रट्टा मारनी है। यॉर्क सैक, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो है। यॉर्क सैक 3 to 8 वीक, लीवर 6 से लेकर बर्थ तक, स्प्लीन 10 से लेकर 28 है, बोन मैरो अडल्ट तक बनाती होती है। अब इसके बाद हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट है। 3 तरह के हीमोग्लोबिन बनते होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड 3 to 8 वीक होता है। इसके बाद आपका 8 वीक से लेकर बर्थ तक वो फीटल पीरियड है। और आफ्टर बर्थ से लेकर अडल्ट तक, ओके, वो आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हीमोग्लोबिन 3 तरह का होता है, एम्ब्रियोनिक, फीटल और अडल्ट हीमोग्लोबिन। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो भी दो में जाएगा, हीमोग्लोबिन A1 और हीमोग्लोबिन A2। अब सारा डिफरेंस आता है हीमोग्लोबिन के चेन्स का। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं? 4 ग्लोबिन के चेन्स होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन्स को बोलते हैं। 4 ग्लोबिन के चेन्स होते हैं। जो आपका जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन में, इसमें जो चेन्स होती है वो ईटा और जीटा होती है। ईटा और जीटा, ईटा और जीटा ये एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन में होती है, जो 3 to 8 वीक तक बनता होता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा 2 और गामा 2 होती है। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है HbA1, HbA1 में कौन सा होता है? अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 और बीटा 2, अल्फा 2 और बीटा 2 देखने को मिलती है। ठीक हो गया। अल्फा 2 और बीटा 2, और सबसे ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में यही वाला होता है। इसके अलावा जो HbA2 है उसमें चेन कौन सी होती है? HbA2 में चेन होती है अल्फा 2 डेल्टा 2। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सी चेन्स होती है? फीटल में होती है अल्फा 2 गामा 2। तो एक बात आपने फोकस कर लिया है कि जो आपका जो अल्फा चेन है वो तो कांस्टेंट है। अल्फा चेन हर हीमोग्लोबिन में मौजूद है, चाहे वो हीमोग्लोबिन A1 हो, A2 हो, हीमोग्लोबिन एफ हो। लेकिन जो बाकी चेन्स है वो डिफर करती होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट को अल्फा थैलासीमिया होता है, अगर पेशेंट को अल्फा थैलासीमिया होता है, अल्फा थैलासीमिया में क्या होगा? अल्फा ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं होगी तो आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को देखने के लिए, हीमोग्लोबिन को असेस करने के लिए। तो अगर आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे तो अल्फा थैलासीमिया के अंदर सारे हीमोग्लोबिन कम हो गए।
हीमोग्लोबिन A1 A2 HbF ये सारा कम होगा। लेकिन अगर आप बीटा थैलासीमिया कराओगे, बीटा थैलासीमिया वाले पेशेंट में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, अगर अल्फा थैलासीमिया होगा, सारे अल्फा ग्लोबिन चेन तो बनेगी नहीं, तो सारे हीमोग्लोबिन कम हो गए, HbF भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कहने का मतलब है A1 भी कम होगा, हीमोग्लोबिन A2 ये भी कम होगा। लेकिन अगर पेशेंट को बीटा थैलासीमिया होगा, बीटा थैलासीमिया के अंदर से बीटा चेन नहीं बन रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो कम होगा, लेकिन जो आपके दूसरे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन F है और हीमोग्लोबिन A2 है, वो बढ़ जाते होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब बीटा बीटा चेन नहीं होगी, तो जो अल्फा चेन है वो बाकी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो ये क्लिनिकल कोरिलेट आपने रट्टा मार लेना है। ठीक हो गया। ये टेस्ट हम कौन सा करवा रहे थे, टेस्ट हमने करवाया था HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आप हीमोग्लोबिन के देखते होते हैं। अब जो आपका फीटल हीमोग्लोबिन होता है, कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड नहीं करता। जब 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड नहीं करता, ओके, 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड नहीं करता, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है। एफिनिटी बढ़ने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर रहा है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है, अब जो इसका मेन पर्पस है कि हीमोग्लोबिन एफ, इसके पास ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये करेगा क्या, ये मैटरनल हीमोग्लोबिन से, ओके, जो मैटरनल हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन A1 और A2 होता है, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, वहां से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ताकि फीटस में हीमोग्लोबिन आ सके अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो जो आपका हीमोग्लोबिन एफ है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता होता है। क्लियर। बाकी जो आपका हीमोग्लोबिन A2 है, ये स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप्स। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आपको पता होगा आपका क्या ब्लड ग्रुप होता है। जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो दो सिस्टम के होते हैं, ABO और RH वाले होते हैं, ABO होते हैं और RH वाले होते हैं। अब जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, ओके, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है कि इस बंदे का ये ब्लड ग्रुप है। वो ब्लड ग्रुपिंग तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, RBC के ऊपर सरफेस एंटीजन कौन सा है, सरफेस एंटीजन कौन सा है। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप है, अगर कोई एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप है। दूसरा चीज डिपेंड करती है वो है एंटीबॉडीज, वो है एंटीबॉडीज। ठीक हो गया। लेकिन रट्टा मार लेना, जो एंटीजन होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, किसी और एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक हो गया, तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। जो एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट एंटीजन होती है, लेकिन ये वो एंटीजन होता है जो कि आपके होस्ट में, होस्ट RBC में नहीं होता। ठीक हो गया। तो एंटीबॉडीज पे डिपेंड करती है। और तीसरा चीज जो आपका ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड करता है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। जो RH फैक्टर है वो डी एंटीजन है, मतलब किसी का अगर डी एंटीजन मौजूद है, RH फैक्टर मौजूद है, तो उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। और नेगेटिव है तो उसका मतलब है RH ब्लड ग्रुप नहीं होता। अब इसमें जो ब्लड ग्रुपिंग है वो दो सिस्टम होती है, एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, दूसरा RH आ जाएगा, ABO आ जाएगा और दूसरा RH आ जाएगा। पहले ABO पढ़ लेते हैं। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये आपका को डोमिनेंट एलील में आता है, को डोमिनेंट एलील में आता है। को डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है, को डोमिनेंट एलील का मतलब है कि दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है फिनोटाइप के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का ब्लड, अगर एंटीजन ए है तो वो एंटीजन ए एक्सप्रेस करेगा, बी है तो बी आ जाएगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो बजाय ए एक्सप्रेस होने के या बी अकेला एक्सप्रेस होने के, दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंट अलील। को डोमिनेंट अलील का क्या मतलब होता है कि दोनों अलील्स अपने आप को कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा दोनों अलील्स का, दोनों अलील्स एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे फिनोटाइप के अंदर। ओके, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का अगर अगर ए अलील है और दूसरा बी अलील है, दोनों मिलके ABO ब्लड ग्रुप बनाएंगे। सही हो गया, क्लियर। और दोनों में आपको ए एंटीजन और बी एंटीजन सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। एक और बात रट्टा मार लेना, जो हमारा जो होता है, हमारा जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडी बनाती है उन एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारे RBC में नहीं होते। जो एंटीबॉडीज होती है, ये उस एंटीजन के अगेंस्ट होती है जो कि हमारे होस्ट के RBC के ऊपर नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। अगर बी है तो एंटी ए एंटीबॉडी होगा। अगर दोनों एंटीजन है कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो फिर एंटीबॉडी दोनों होगी। ठीक हो गया। तो अगेंस्ट एंटीजन जो कि आपके होस्ट आरबीसी के ऊपर नहीं होते, ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है? यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए का मतलब, ये मैं फिनोटाइप बता रहा हूँ। फिनोटाइप जो बंदा एक्सप्रेस करता होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जीनोटाइप जीन्स को कहते होते हैं। तो अगर बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, फिनोटाइप ए है, तो उसका मतलब है आरबीसी में जो एंटीजन है वो ए एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है। एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी देखने को मिलती है। और जो एंटीबॉडीज होती है वो किस वैरायटी की होती है? वो आईजीएम वैरायटी की होती है। कौन सी वैरायटी की एंटीबॉडी होती है? आईजीएम एंटीबॉडीज होती है। रट्टा मार लेना, जो एंटीबॉडीज होती है 5 तरह की होती है। आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। जो आईजीएम होती है ये प्रीडोमिनेंटली पड़ी होती है, आरबीसी एंटीजन के अगेंस्ट होती है। क्लियर। लेकिन रट्टा मार लेना, जो आईजीएम होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। जो आईजीएम है इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। दैट मीन्स जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती तो ये इंटरेक्ट नहीं करती फीटल सर्कुलेशन के साथ। मतलब अगर मैटरनल ब्लड ग्रुप में आईजीएम एंटीबॉडी है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन आईजीजी कर जाती है, जिसकी वजह से एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होता है। ठीक हो गया। तो यह आपने समझ लेना है। तो हम आगे चलते हैं। एंटीबॉडीज हो गया। क्लियर। तो और क्लिनिकल रेलिवेंस, अभी मैं इसको बताता हूँ क्लिनिकल रेलिवेंस को। जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होता है? बी एंटीजन होता है। ठीक हो गया। और एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी होती है। इसके बाद जो आपका ए बी है, दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होती। ओ में कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों होती है। लेकिन कौन सी एंटीबॉडी होती है? प्रीडोमिनेंटली आईजीजी होती है। कौन सी प्रीडोमिनेंटली होती है? आईजीजी। अब जो आईजीजी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। जब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है तो फिर ये क्या करेगी? फीटल सर्कुलेशन में एंटर हो सकती है। और याद कर लेना, जो आईजीएम होती है वो क्रॉस नहीं करती, आईजीजी क्रॉस कर जाती होती है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हमारा आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम होता है, यानी जो आपका ए बी है, ए बी में दोनों एंटीजन होती है, ए एंड बी एंटीजन दोनों होता है, कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। अब देखो इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो पेशेंट होते हैं ये ब्लड ले सकते हैं फ्रॉम ऑल ब्लड टाइप्स। यानी जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता होता है, रिसीव कर सकता होता है। ठीक हो गया। क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं आरबीसी के एंटीजन पे। यानी जो आपका एबीओ वाला है, जो एबी ब्लड ग्रुप वाला है, एबी ब्लड ग्रुप वाले उनको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों? क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, किसी से भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने डोनेट करना होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने वालों को, एबी वालों को डोनेट कर सकते होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन तो दोनों है। ठीक हो गया। ओके। क्लियर। सिर्फ अपने आप को अपने से सेम वाले को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप सबसे ले सकते हैं। दैट इज वाई यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होती है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई एंटीजन नहीं होता तो इसका मतलब है ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते होती है, क्योंकि इनके आरबीसी के पास एंटीजन ही नहीं है। जब आरबीसी के पास एंटीजन नहीं है तो ये होस्ट में किसी और बंदे में जाके एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करवा नहीं सकते होते। हाँ, इनमें एंटीबॉडीज होती है। तो रट्टा मार लेना, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इनके पास एंटीजन ही नहीं है। ठीक हो गया। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा सकते। जबकि आपका जो आपका ए बी वाला है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ ब्लड ग्रुप ए वालों को या ओ वालों को। ठीक हो गया। ओके। सॉरी, या तो ये तो रिसीव लिखा हुआ है। जो ब्लड, जिस किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है वो ए वालों से रिसीव कर सकता है और ओ वालों से रिसीव कर सकता है। अगर किसी का बी है तो वो बी वालों से और ओ वालों से रिसीव कर सकता है। ए बी है तो वो सबसे रिसीव कर सकता है। ओ वाला सिर्फ रिसीव कर सकता है अपने आप से। इसकी वजह क्या होती है? जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें आपको एंटीबॉडीज देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। अगर सपोज आपने किसी का ब्लड ग्रुप ओ था, उसको आपने ए लगा दिया, उसको आपने ब्लड ग्रुप ए लगा दिया। अब ए वाले ब्लड ग्रुप में क्या है? एंटीजन ए है और उसका ओरिजिनल ब्लड क्या था? ओ था। तो एंटी ए और
आपका ए एंटीजन, इसका हिमोलिसिस देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, ए बी इनकम्पैटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ए एंटीजन है वो किसको डोनेट कर सकता है, अपने आप को डोनेट कर सकता है ए वालों को और ए बी वालों को, यानी ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सबसे ले सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हम पढ़ते हैं आर एच एंटीजन। जो आर एच एंटीजन होते हैं वो डिपेंड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन डी एंटीजन। जो आर एच क्लासिफिकेशन होती है वो सिंपल ये डिपेंड करती है कि डी एंटीजन मौजूद है या नहीं है। अगर डी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, अगर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक हो गया, डी एंटीजन पॉजिटिव होता है। अगर डी एंटीजन मौजूद है तो आर एच पॉजिटिव कहेंगे। ओके, और आर एच पॉजिटिव कहेंगे जब एंटीजन है तो एंटीबॉडी आपको देखने को नहीं मिलती होती, एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती। जब एंटीबॉडी नहीं है तो ये जो बंदा होता है ये बन जाता है, रेसिपिएंट बन जाता होता है। ठीक हो गया, एक प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, जिस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। जिस ब्लड ग्रुप में आपको एंटीबॉडी मिलती है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक हो गया, मतलब जो आर एच पॉजिटिव वाला होता है, ये आर एच पॉजिटिव वाला, इसमें चूंकि कहने का मतलब है एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या बन जाता है, ये रेसिपिएंट बनता है, रेसिपिएंट बन जाता होता है। और जो नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव का मतलब क्या है, आर एच नेगेटिव का मतलब है एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज है। जिसमें एंटीबॉडीज होती है वो क्या बन जाता है, वो वाला ब्लड बन जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो अब मैं बताने वाला हूँ, जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल डोनर आपका ओ नेगेटिव होता है। और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जो सबसे ले सकता है, वो एक्चुअली आपका ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो आर एच पॉजिटिव का मतलब है एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। सही हो गया, क्लियर। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती होती है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ओके, अब जो आपका आर एच एंटीबॉडीज होती है, ओके, वो कब बनती होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहने का मतलब है कोई बंदा आर एच नेगेटिव है, सपोज कोई बंदा क्या है, आर एच नेगेटिव है। ठीक हो गया, अब आर एच नेगेटिव में इनिशियली कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, आर एच नेगेटिव वाले में एंटीजन भी नहीं होता, यूजुअली एंटीबॉडीज नहीं होती। लेकिन अगर आपने आर एच नेगेटिव वाले को क्या दे दिया, आर एच नेगेटिव वाले बंदे को आपने कौन सा ब्लड दे दिया, आर एच नेगेटिव वाले को आपने पॉजिटिव ब्लड दे दिया, आर एच पॉजिटिव दे दिया। ओके, ठीक हो गया, दोबारा बता देता हूँ, जो आर एच नेगेटिव है इसमें एंटीजन नहीं होता और शुरू में एंटीबॉडीज भी नहीं होती। लेकिन अगर आर एच नेगेटिव वाले बंदों में आपने आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आर एच एंटीबॉडीज बन जाती होती है, आर एच एंटीबॉडीज बनती है, और ये एंटीबॉडी आईजीजी वैरायटी की होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो आर एच नेगेटिव में एंटी डी एंटीबॉडी कब बनेगी, जब उसको में एक्सपोजर होगा किसका, आर एच पॉजिटिव ब्लड का। आर एच पॉजिटिव ब्लड का मतलब डी एंटीजन आएगा तब एंटीबॉडी बनती है, वरना यूजुअली क्या होता है, जो आर एच नेगेटिव वाले बंदे होते हैं उसमें कोई एंटीजन नहीं होता और कोई एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती, अनलेस एंड अनटिल इनका कोई एक्सपोज हो जाए। ठीक हो गया, तो बेस लाइन के केस में जो आर एच नेगेटिव होते हैं वो डी एंटीजन भी प्रोड्यूस नहीं करते, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक हो गया, लेकिन अगर आपने, कहने का मतलब है कोई आर एच पॉजिटिव ब्लड लगा दिया इस बंदे को, इस बंदे को आपने आर एच पॉजिटिव लगा दिया आर एच नेगेटिव वाले को, तब उसमें आर एच एंटीबॉडीज बन जाती है। दिस इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि जब आपने एंटीजन दिया, एंटीजन के खिलाफ क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है, इसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, कि स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना। अब मैं इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगले जो डिजीज है वो इसी से रिलेटेड आने हैं। क्लियर, तो अब इसकी टिपिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। टिपिकल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम एक बनाते हैं, एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे एक्वायर्ड हो गया। एक फीमेल है, एक आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच नेगेटिव मदर है। ओके, वो प्रेग्नेंट है, आर एच नेगेटिव मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका जो बेबी है, उसका जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, उसका फीटस क्या है, आर एच पॉजिटिव है। सपोज क्या होता है, सपोज मिस कैरेज होता है, या एंटीपार्टम ब्लीडिंग होती है, या डिलीवरी होती है। ठीक हो गया, ओके। सपोज तीन चीजें होती है जिसकी वजह से ब्लड मिक्स होगा। नंबर वन, कोई मिस कैरिज होता है। नंबर टू, कोई, कहने का मतलब है
एपीएच एंटीपार्टम हैमरेज होता है, या डिलीवरी के टाइम पर जो फीटल ब्लड होता है वो कहाँ चला जाएगा, वो फीटल ब्लड कहाँ चला जाएगा, वो फीटल ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा। जब वो फीटल ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा तो वो ब्लड कौन सा है, आर एच पॉजिटिव है। जब आर एच पॉजिटिव है तो मदर में क्या होगी, मदर में सेंसिटाइजेशन हो जाएगी। सेंसिटाइजेशन किस में होगी, मदर में होगी। सेंसिटाइजेशन का मतलब है डी एंटीजन आया तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी बन जाएगी, या एंटी डी एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटी डी एंटीबॉडीज बन जाती होती है। ठीक हो गया। तो इस केस में आपका आ जाता है। अब ये जो एंटी डी एंटीबॉडी होती है ये मैटरनल सर्कुलेशन में सर्कुलेट करती रहती है, और ये आईजीजी होती है। अब बच्चा तो पैदा हो गया, अगर नेक्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है, अगर नेक्स्ट टाइम सेकंड प्रेगनेंसी होती है, और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या था, अगर दोबारा फीटस आर एच पॉजिटिव था लेकिन माँ के अंदर तो एंटी आर एच एंटीबॉडी थी, आर एच एंटीबॉडी थी, तो क्या होगा, जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद फीटस में आ जाएगी, और फीटस के अंदर क्या करेगी, जो एंटी आर एच एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, फीटस के आर एच पॉजिटिव आरबीसी की हिमोलिसिस करना शुरू कर देगी। तो इसको बोलते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक हो गया। दैट इज वाई कि जो भी आर एच नेगेटिव मदर होती है हम उसको कौन सा इंजेक्शन देते हैं, हम उसको आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक हो गया। तो इस सेंसिटाइजेशन को मिनिमाइज करने के लिए, इस सेंसिटाइजेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या देते हैं मदर को, मदर को हम आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देते हैं, रोगैम का इंजेक्शन देते हैं, आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन का, या एंटी डी का इंजेक्शन देते हैं, ताकि जो फीटल ब्लड सेल्स हैं माँ की सर्कुलेशन में एंटर हो गया वो ऑलरेडी डैमेज हो जाए। तो ये हम एंटी आर एच का इंजेक्शन देते हैं 28वें हफ्ते पर, और 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। हिमोलिसिस हो रहा है फीटस का और न्यूबॉर्न का, इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस भी कहते हैं। अब हमने इसको पढ़ लिया, इसको रिवाइज करते हैं। अगर मदर आर एच नेगेटिव हो, हम पढ़ने वाले हैं आर एच हिमोलिटिक डिजीज। अगर मदर आर एच नेगेटिव हो, फीटस आर एच पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म यह है, सबसे पहली प्रेगनेंसी होगी और जो फीटल ब्लड होगा वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा। कैसे एंटर होगा, डिलीवरी के टाइम पर एंटर हो सकता है, ब्लड की मिक्सिंग होती है, या मिस कैरेज होता है, ये सेंसिटाइजिंग इवेंट है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कहने का मतलब है एंटीपार्टम हैमरेज है। ये चार इवेंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, ये सेंसिटाइजेशन करवा देते हैं, ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटी डी एंटीबॉडीज होती है, आईजीजी होती है। अब वो बच्चा डिलीवर हो गया है, सेकंड प्रेगनेंसी हुई है, सेम आर एच पॉजिटिव फीटस है, तो जो एंटी डी आईजीजी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, फीटल और न्यू बोर्न आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो आपको हिमोलिसिस आपको देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिलेगी, हिमोलिसिस वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। अब इतनी ज्यादा हिमोलिसिस होती है कि जो फीटस है, फीटस के अंदर एडीमा हो जाता है ड्यू टू अनीमिया। ओके, अनीमिया की वजह से क्या होता है, वेजोडायलेशन होती है, हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है, और एडीमा आना शुरू हो जाता है। एडीमा इन फीटस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस फर्टालिस। नंबर 2, जॉन्डस शॉर्टली आफ्टर बर्थ। इस जॉन्डस को बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डस। तो दूसरा आपको पैथोलॉजिकल जॉन्डस देखने को मिलता है जो कि विद इन 24 आवर प्रेजेंट कर जाता है। और अगर जॉन्डस होगा, जॉन्डस में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा हिमोलिसिस की वजह से, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, बेसल गैंग्लिया के अंदर डेपोजिट हो जाएगा, और ये बेसल गैंग्लिया को डैमेज करेगा, जिसको बोलते हैं कंडक्टारस। क्लियर। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे होती है, प्रिवेंशन ये है कि जो भी आर एच नेगेटिव है उसको आप एंटी डी का इंजेक्शन लगा दो थर्ड ट्राइमेस्टर में, स्पेसिफिकली 28वें हफ्ते पर, 28वें हफ्ते पर, या फिर 72 आवर ऑफ डिलीवरी पर, ताकि जो फीटल ब्लड सेल्स है उनको ऑलरेडी डैमेज कर दे, सेंसिटाइजेशन ना हो पाए। ठीक हो गया। मेन पर्पस क्या है, सेंसिटाइजेशन को इनिबिट करना। सेंसिटाइजेशन का मतलब है एंटी डी एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को कम कर देना। इसके बाद हम चलते हैं एबीओ हिमोलिटिक डिजीज। अब यहाँ पे देखो, अगर मदर है टाइप ओ, जो टाइप ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों होती है, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो ओ होता है ये दे तो सकता है सबको, लेकिन ले सकता होता है सिर्फ, कहने का मतलब है अपने सेम वालों से। अगर अगर जो फीमेल है वो ओ है, जबकि फीटस है ये ए बी कैटेगरी का है,
अगर ए होगा तो एंटी बी एंटीबॉडीज होती है, एंटी बी एंटीबॉडीज को छोड़ देते हैं। ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा। ओके, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फीटस में एंटीजन ए और एंटीजन बी है, और मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी है जो कि आईजीजी वैरायटी की होती है। अब इसमें होगा क्या? ओके, अब इसमें फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, उसमें ब्लड ग्रुप ओ है। ओ ब्लड ग्रुप में ऑलरेडी एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी होती है, और दोनों आईजीजी वैरायटी की होती है। आईजीजी है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। फीटस में ए या बी है, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, उसको उड़ा देगी और हिमोलिसिस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो जॉन्डस होता है ये रिलेटिवली माइल्ड जॉन्डस होता है, माइल्ड जॉन्डस होता है, लेकिन ये भी पैथोलॉजिकल जॉन्डस के अंदर आता होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डस में देखने को मिलता होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डस में देखने को मिलता है। लेकिन रट्टा मार लेना, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर सीवियर जॉन्डस होता है, इसमें माइल्ड जॉन्डस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है, ये पहली प्रेगनेंसी पे नहीं होता, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में तो ब्लड की मिक्सिंग होती है, ये आपका सेकंड में होता है। जबकि ये वाला आपका फर्स्ट न्यू बॉर्न में हो सकता है और लेस सीवियर होता है। अब उसका क्या ट्रीटमेंट था? अब उसका क्या ट्रीटमेंट था आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का, कि प्रिवेंट करो, एंटी डी का इंजेक्शन लगाओ, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एंटी डी का इंजेक्शन लगाओ, या फिर फीटल ब्लड को ट्रांसफर करो। और इसका क्या ट्रीटमेंट है? फोटोथेरेपी करो, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करो, या फिर आप प्लाज्मा फेरेसिस या फिनोबार्बिटल इस्तेमाल करो। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें काफी टाइम लग गया है, तो अब हम सेल्स स्टार्ट करते हैं। ओके, अब एनाटॉमी वाला कुछ पोर्शन या हम सेल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमेटोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस है। हिमेटोपोइसिस का क्या मतलब होता है? हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है ओके, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्लड है क्या? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है, और इसके अंदर दो चीजें होती है, एक ब्लड सेल्स होती है, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता होता है? ओके, ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरा प्लाज्मा होता है। दो चीजें होती है ब्लड में, एक ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। अब जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती है? ब्लड में तीन चीजें होती है। क्लियर? आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आपका ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है, प्लाज्मा सेल 55% बनाते हैं। ओके, ब्लड का 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम आपका ब्लड सेल्स है, जबकि 55 आपके कौन से होते हैं? वो प्लाज्मा होते हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आरबीसीज, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स, ओके, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं, प्लेटलेट्स कहते होते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा जो 55% है वो आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड मीडिया होता है, लिक्विड मीडिया है जिसमें ब्लड सेल सस्पेंडेड होते हैं। ठीक हो गया? ओके, अगर आपके पास ब्लड है तो आपने ब्लड से प्लाज्मा को कैसे प्रिपेयर करना है? अगर आप ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन से आपका जो ब्लड सेल्स है वो ऊपर आ जाते हैं, नहीं, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, और और ब्लड सेल्स रह जाते हैं। आपने प्लाज्मा को निकालना होता है। ठीक हो गया? क्लियर? आपने प्लाज्मा को निकालना होता है। अब प्लाज्मा के अंदर दो चीजें होती है, प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा आपको प्लाज्मा के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि कोआगुलेशन कराते होते हैं, और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और अदर कोआगुलेंट्स आपको देखने को, अदर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। लाइक अदर कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वेस्ट वगैरह होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया? तो ये चीज आपने रट्टा मार लेनी है। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दूं तो उसको बोलते हैं सीरम। उसको क्या बोलते हैं? सीरम। तो सीरम क्या होता है? सीरम इज अ ब्लड प्लाज्मा, लेकिन उसके अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो ये जमेगा नहीं, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया? क्लियर? तो आपने रट्टा मार लेना होता है। सही हो गया? अब जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने वाला कौन सा सेल होता है? वो होता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि प्लूरीपोटेंशियल होता है। ठीक हो गया? एक होता है प्लूरीपोटेंशियल। प्लूरीपोटेंशियल का मतलब है ये सेल कुछ भी बना देता है।
फिर इसके बाद मल्टीपोटेंट है। ओके, यानी हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, कुछ होते हैं प्लूरीपोटेंट होते हैं। जो प्लूरीपोटेंट होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं, ओके, जो सेल्स होते हैं जो कुछ भी बना सकते हैं, ओके, कोई भी सेल बना सकते हैं। इसके बाद मल्टीपोटेंट आते हैं। जो मल्टीपोटेंट होते हैं ये बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ये मल्टीपल टाइप्स के सेल बना सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम के। ओके, ठीक हो गया। लाइक जो आपके जर्म सेल्स है ये आपके प्लूरीपोटेंट होते हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जो आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये मल्टीपोटेंट होते हैं। तो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं ये क्या बनाते होते हैं, ये ब्लड सेल्स को बनाते होते हैं। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं ये ब्लड और लिम्फोइड सिस्टम के बनाते होते हैं। अब जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो मल्टीपोटेंट होता है। इसने दो लीनिएज बनानी है, एक है माइलॉइड लीनिएज और दूसरा लिम्फोइड लीनिएज। तो ये दो में डिफरेंशिएट होता है। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये दो में डिवाइड होता है। एक होती है माइलाइट लीनिएज, ओके, और दूसरी होती है आपकी, कहने का मतलब है, लिम्फोइड लीनिएज। दूसरी कौन सी लीनिएज होती है? लिम्फोइड लीनिएज होती है। जो माइलॉइड लीनिएज है उसको बनाने वाला जो स्टेम सेल है उसको बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, और लिम्फोइड लीनिएज के लिए लिम्फोइड स्टेम सेल है। ठीक हो गया। अब जो माइलॉइड लीनिएज होती है, जो आपके यानी जो माइलॉइड स्टेम सेल होती है या माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल है, उससे क्या बनने हैं? ओके, उससे क्या क्या बनने हैं? उससे आपके कहने का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनने हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनने हैं। आरबीसी की फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, और डब्ल्यूबीसी इसकी प्रोडक्शन को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। अब जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये भी आपके डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। लाइक एक आपके ग्रैनुलोसाइट्स होती है और एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इसमें इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल आते हैं। ओके, क्लियर, जिनमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। और जो आपके ए ग्रैनुलोसाइट है उसमें आपका मोनोसाइट्स है। और याद करना, जो मोनोसाइट्स होता है टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफेज बना लेता है, और दूसरा आपको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। अब जो लिम्फोसाइट होते हैं वो बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं, या नेचुरल किलर सेल होते हैं। क्लियर। तो ये सारी लिनिएज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माइलॉइड स्टेम सेल को। जो माइलॉइड लिनिएज है उसने आरबीसी, प्लेटलेट्स, ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये बनाने हैं। और जो लिम्फोइड लिनिएज है उसने सिर्फ लिम्फोसाइट्स बनाने हैं। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस करानी है, आरबीसी की फॉर्मेशन करानी है। ठीक हो गया। आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते होते हैं। अब जो इरिथ्रोसाइट होते हैं ये बाइकॉन्केव होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, ए न्यूक्लिएट होते हैं। मतलब इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे आ जाते हैं। क्लियर। तो पहले हम स्टेप्स को देख लेते हैं कि इरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो के अंदर होती है। सबसे पहले इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर उससे रेटिकुलोसाइट बनते हैं। जो रेटिकुलोसाइट है उसके अंदर अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, उसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। फिर ये ब्लड में आती है, इरिथ्रोसाइट्स बन जाते होते हैं। अब हम आरबीसी को पढ़ लेते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। बाइकॉन्केव होते हैं, ए न्यूक्लिएट होते हैं। बाइकॉन्केव होते हैं, ए न्यूक्लिएट होते हैं। इनमें न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलता होता, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता होता। मेन फंक्शन क्या है आरबीसीज का? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास लेके आना और CO2 को लंग्स के पास लेके आना थ्रू द हीमोग्लोबिन प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। अब चूंकि आरबीसीज ने क्या करना है, गैस को एक्सचेंज करना है, तो गैस को एक्सचेंज करने के लिए इनका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। ठीक हो गया। तो आरबीसी ए न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस ही नहीं होता, ऑर्गेनालीज भी नहीं होती इनके पास, बाइकॉन्केव होते हैं। बाइकॉन्केव होने की वजह से इनके पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, गिवन वॉल्यूम के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आरबीसी गैशियस एक्सचेंज करते होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। इसके अलावा जो मतलब सबसे पहले तो आपने रट्टा मारना है कि इन्होंने गैशियस एक्सचेंज करनी है, तो इनकी शेप बाइकॉन्केव होती है और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। नंबर 2, इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना है। चूंकि इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे, वो करते क्या है, वो अपने ऑर्गेनालीज को भी निकाल देते होते हैं। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता,
आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है ताकि जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। ठीक हो गया? तो ये आरबीसी का मेन फंक्शन होता है। ओके, तो ये जो ऑर्गेनालीज होते हैं इनके बजाय हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो फिर इनके अंदर आपका कहने का मतलब है एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जो आरबीसी होते हैं वो सिर्फ ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, फैटी एसिड को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और जो एनर्जी आती है, ओके, जो ग्लूकोज होता है वो 90% केसेस में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? 90% केसेस में इस्तेमाल होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। यानी जो आरबीसी में ग्लूकोज से जो एटीपी आती है ग्लाइकोलाइसिस से आती है, और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से आती है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से आती होती है। ठीक हो गया? अब जो आरबीसी को एटीपी क्यों चाहिए, आरबीसी को एटीपी क्यों चाहिए? ठीक हो गया? पहली बात है, आरबीसी में ग्लूकोज इस्तेमाल होगा हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से और ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी प्रोड्यूस होता है। जो एटीपी होता है वो आपको सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के लिए चाहिए होता है, इसके अलावा एंटी पोर्टर के लिए भी चाहिए होता है। ओके, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटी पोर्टर जिसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इसके लिए चाहिए होती है। जो आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटी पोर्टर है इसको हम बोलते हैं हम हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है टू द लंग्स फॉर एलिमिनेशन। तो ये आपने रट्टा मार लेना होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जैसे जैसे आरबीसी की उम्र बढ़ती रहती है, आरबीसी में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ओके, जैसे जैसे आरबीसी की उम्र बढ़ेगी तो आरबीसी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। जब एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर कम हो जाती है तो एटीपी की प्रोडक्शन कम होती है। जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होती है, पंप काम नहीं कर पाता। जो पंप होता है वो आरबीसी को बाइकॉन्केव शेप के अंदर रखता होता है कि वो सोडियम को बाहर पंप करता है, पानी सेल के अंदर आता नहीं होता। लेकिन अगर आरबीसी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आरबीसी स्टिफ हो जाएंगे। जब आरबीसी स्टिफ हो जाएंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम स्प्लीन के अंदर। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि जैसे जैसे आरबीसी की एजिंग हो जाती है, लाइक 120 डेज तक हो जाते हैं आरबीसी। ठीक हो गया? ओके, आरबीसी लाइक 120 दिन की हो गया तो आरबीसी की एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर कम हो जाती है, और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो स्टिफ हो जाती है। जब मेम्ब्रेन स्टिफ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा? जब स्टिफ आरबीसी है, इसको स्प्लीन के मैक्रोफेज पकड़ लेंगे, उसको तोड़ देंगे, सर्कुलेशन से निकाल देते होते होते हैं, और लाइफ स्पेन आपका 120 तक आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया? अब ना जो आपका इरिथ्रो है, इरिथ्रो का मतलब रेड है, साइट का मतलब सेल है। इरिथ्रोसाइटोसिस इसका क्या मतलब है? आरबीसी की प्रोडक्शन, इसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और ज्यादा आरबीसी आ जाए तो उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब याद करना, अगर आरबीसी ज्यादा आते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, अगर आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं, आरबीसी ज्यादा होने को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और जब पॉलीसाइथीमिया होता है तो हिमेटोक्रिट बढ़ता है। जब हिमेटोक्रिट बढ़ता है, हिमेटोक्रिट का मतलब है परसेंटेज ऑफ ब्लड ऑक्युपाइड बाय ब्लड सेल्स। ओके, जब हिमेटोक्रिट बढ़ता है तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है। जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फ्लो आपको कम हो जाता है। ठीक हो गया? जब आपका फ्लो कम हो जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो उसमें आपको थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? दैट इज वाई अगर पॉलीसाइथीमिया वगैरह हो जाए तो पेशेंट में वीनस थ्रोम्बोसिस होते हैं। इसके बाद है एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस का मतलब है डिफरेंट साइज के आरबीसी बन रहे हैं, छोटे बड़े, और पोइकिलोसाइटोसिस डिफरेंट शेप के आरबीसी बन रहे हैं। जो एनआइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इसमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद है रेटिकुलोसाइट। जो रेटिकुलोसाइट होता है ये इमेच्योर आरबीसी होता है। अब रेटिकुलोसाइट होता है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि आरबीसी की प्रोलिफरेशन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक हो गया? क्लियर? आरबीसी की प्रोलिफरेशन हो रही है या नहीं हो रही। लाइक हम रेटिक्स को यूज करते हैं हम आरबीसी की प्रोलिफरेशन के लिए। ठीक हो गया? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको अनीमिया है। अनीमिया का मतलब है कि आरबीसी कम है, आरबीसी कम है। अब आरबीसी कम है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे या आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम है या आरबीसी की
डिग्रेडेशन ज्यादा है, आरबीसी का ब्रेक डाउन ज्यादा है। अगर आरबीसी की प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब है मसला आपके बोन मैरो के अंदर है, बोन मैरो के अंदर है। ठीक हो गया, बोन मैरो के अंदर है। जब बोन मैरो के अंदर है, बोन मैरो आरबीसी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हम इरिथ्रोपोइसिस का एक मार्कर यूज करेंगे, उसका नाम होगा रैटिक्स इंडेक्स। अगर आपके रैटिक्स 1 से कम हो जाते हैं, तो उसका मतलब है बोन मैरो प्रोलिफरेट नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आरबीसी की डिग्रेडेशन ज्यादा है, आरबीसी टूट रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, बोन मैरो रेटिक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो अगर आपको रेटिक्स 2% से ज्यादा मिले, इसका मतलब है आरबीसी की हिमोलिसिस हो रही है और पेशेंट को हिमोलिटिक अनीमिया है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम हो रही है, इसका मतलब है रेटिक्स 1% से कम है, और इसका मतलब है पेशेंट को ए प्लास्टिक अनीमिया है, ए प्लास्टिक अनीमिया है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा रैटिक्स वाला। ओके, जो रैटिक्स होते हैं, रैटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत आपको कहने का मतलब है आरएनए देखने को मिलता है, राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलता है। ये राइबोसोमल आरएनए आरबीसी के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ रैटिक्स में होता है। यानी रैटिक्स को कैसे पहचानोगे, आप जिम्सा स्टेनिंग करोगे, जिम्सा स्टेनिंग के अंदर आपको ब्लूइश कलर या पॉलीक्रोमेजिया मिलेगा, डिफरेंट कलर के आरबीसी मिल रहे हैं, कुछ ब्लू है कुछ रेड है। ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। उम्मीद है कि आरबीसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ अच्छे से। जो आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, उसको रिथ्रोपोइसिस कहते हैं। रिथ्रोपोइसिस आपकी डिफरेंट जगह पे होती है, लाइक योक सैक पर, लीवर पर, या ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि योक सैक में 3 to 8 वीक में देखने को मिलती है, लीवर के अंदर 6 वीक से लेकर बर्थ तक होती है, स्प्लीन के अंदर आपका कहने का मतलब है 10 से लेकर 28वें हफ्ते तक होती है, जो बोन मैरो होती है वो 18वें से लेकर अडल्ट तक जाती होती है। ठीक हो गया, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जो इमेच्योर आरबीसी है उसको रेटिक्स कहते होते हैं, जिनके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। जो रेटिक्स होते हैं, नॉर्मली रेटिक्स होते कितने हैं, लेस देन 2%, लेस देन 2% होते हैं। ओके, अगर 2% से ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब है हिमोलिटिक अनीमिया, 1% से कम हो जाए तो ये प्लास्टिक अनीमिया, नॉर्मली 2% से कम होते हैं। क्लियर। तो ऑलमोस्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो रिथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथीमिया, इसका मतलब है आरबीसी ज्यादा हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं उस पर डब्ल्यूबीसीज पे चलते हैं, ल्यूकोसाइट्स पे चलते होते हैं। ठीक हो गया। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो हमारा इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इन्फेक्शन को काउंटर करते होते हैं। ठीक हो गया, इन्फेक्शन को काउंटर करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का बेसिक रोल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी 4 से लेकर 11,000 तक होते हैं। अगर ये 4 से कम हो जाए तो इसका मतलब है ल्यूकोपीनिया, 11 से ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी रट्टा मार लेनी है। अब जो आपका कहने का मतलब है, जो आपका डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट होते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट। जो आपका ग्रैनुलोसाइट होता है वो आगे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल है। जो आपका एक ग्रैनुलोसाइट है वो आपका मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। मोनोसाइट मैक्रोफेज बना देते होते हैं, मोनोसाइट क्या बना देते हैं, मैक्रोफेज बना देते होते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है। सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ओवरऑल सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फॉलोड बाय लिम्फोसाइट्स। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा जो आपके सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं डब्ल्यूबीसी में, न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। और न्यूट्रोफिल को पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। इसके बाद आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी है या जो ल्यूकोसाइट्स है, ये कितने होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स 4 से लेकर 11,000 के होते हैं। अगर ये 4 से कम हो जाते हैं, अगर ये 4 से कम हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं हम इसको, ल्यूकोपीनिया। और अगर ये 11 से ज्यादा हो जाते हैं तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, ल्यूकोपीनिया के अंदर जो आपका डब्ल्यूबीसी होते हैं वो आपके कहने का मतलब है 4 के से कम हो जाते हैं। अब 4 के से कम हो जाते हैं, अब उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल कम हो गया है, और नंबर 2 आपका आ जाएगा लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट कम हो गया, लिम्फोसाइट कम हो गया, लिम्फोपीनिया, न्यूट्रोफिल कम हो गया, न्यूट्रोपीनिया। स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल्स कम हो गया। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं न्यूट्रोपीनिया के। सबसे पहला है कि अगर कोई पेशेंट
कीमो वाली ड्रग्स ले रहा है, कीमो वाली ड्रग्स ले रहा है, लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट ले रहा है। अल्काइलेटिंग एजेंट में साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाती है। जो अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करती है, ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को डैमेज कर देती है। जब हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डैमेज होगा, सारे डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही होते हैं। नंबर टू, अगर पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है, सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन पूरे ब्लड में एंटर हो गया है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस आपको मेनिंजोकोकस में देखने को मिलती है। जब पेशेंट को सेप्सिस होती है, सेप्सिस में क्या होगा, पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, ब्लड में इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो न्यूट्रोफिल सारे कान चले जाएंगे, वो न्यूट्रोफिल कान चले जाएंगे, सारे के सारे टिश्यू में चले जाएंगे। जब पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, न्यूट्रोफिल सारे टिश्यू में चले गया, तो ब्लड में कम हो जाती है। नंबर थ्री, और ये कौन सा डिजीज में होता है, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम में होता है। ओके, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम इसमें आपको देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है हमारी, वो है हमारा मतलब ये, बल्कि ये दो मेन काज आ जाते होते हैं। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट आपने न्यूट्रोफिल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप ऐसे साइटोकाइंस दोगे जो न्यूट्रोफिल के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। उसका नाम है ग्रानुलोसाइड मोनोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, या फिर GCSF। ये करते क्या है, इनके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो ये हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो पहला हमने पढ़ लिया न्यूट्रोपीनिया। अब हम पढ़ते हैं लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट कम हुए हुए हैं। सबसे पहला काज है, पेशेंट को इम्यूनो डेफिशिएंसी हुई हुई है। लाइक इम्यूनो डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम को बोलते हैं कैच 22। ठीक हो गया, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी है डाइजॉर्ज सिंड्रोम की वजह से। या HIV है, जिसमें हेल्पर T सेल कम हो जाते हैं। नंबर टू, अगर पेशेंट ने कॉर्टिसोल लिया हुआ है, रट्टा मार लेना, अगर कोई पेशेंट है कॉर्टिसोल को लेता है, कॉर्टिसोल में लिम्फोसाइट कम होते हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। कॉर्टिसोल किस में ज्यादा होता है, कुशिंग सिंड्रोम में। जो कॉर्टिसोल होता है, ये एपोप्टोसिस करवाता है दो सेल्स की, एक आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं और दूसरा इयोजिनोफिल्स होते हैं। इन दोनों की एपोप्टोसिस कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, ये सेल्स कम हो जाते हैं। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, जो कि SLE में होती है, एंटीबॉडी उड़ाना शुरू कर देती है। या फिर आप रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हो, रेडिएशन थेरेपी में आपके लिम्फोसाइट काफी सेंसिटिव होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि जो WBC है उसका लेवल आपका लाइक 11,000 से ज्यादा हो गया है। अब इसके डिफरेंट कैटेगरी बना लेते हैं। सबसे पहला है आपका न्यूट्रोफिलिक, कि न्यूट्रोफिल बढ़ गया, न्यूट्रोफिलिया लिख देते हैं, न्यूट्रोफिलिया लिख देते हैं। न्यूट्रोफिल्स के लेवल ज्यादा हो गया। अब न्यूट्रोफिल के लेवल कब ज्यादा हो गए, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा या टिश्यू का नेक्रोसिस होगा। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, ओके, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, या फिर कहने का मतलब है कोई टिश्यू नेक्रोसिस हुई है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कहाँ पे, न्यूट्रोफिल के प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, बोन मैरो से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। याद करना कि जब RBC की प्रोडक्शन बढ़ती है तो रेटिक्स बढ़ जाते हैं। जो रेटिक्स थे वो इमेच्योर RBC से, जब न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन बढ़ती है तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब है आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक हो गया। अब इमेच्योर सेल्स के अंदर जो आपके FC रिसेप्टर होते हैं, वो कहने का मतलब है कम होते हैं। FC रिसेप्टर या फिर CD16 ये कम होते हैं। तो न्यूट्रोफिलिया आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या टिश्यू की नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, बोन मैरो न्यूट्रोफिल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। क्लियर। इसके बाद है नंबर टू, कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होना। दूसरा काज है कॉर्टिसोल। मैंने बताया था कि कुशिंग सिंड्रोम में न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ता होता है। अब जो कॉर्टिसोल होता है वो करेगा क्या, जो कॉर्टिसोल होता है ये जो न्यूट्रोफिल है उसकी एडहियन को कम कर देगा। एडहियन का मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये ब्लड वेसल की दीवार के साथ पहले चिपकते हैं और फिर ये टिश्यू में जाते होते हैं। लेकिन जब एडहियन नहीं हो पाएगी, ओके, जब एडहियन नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाएगा। और रट्टा मार लेना, जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये ब्लड में दो फॉर्म में होते हैं। एक आपका सर्कुलेटिंग है, यानी जो न्यूट्रोफिल होते हैं
एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में है जो मैंने ब्लू से शो किया है, और एक जो वेसल के वाल से चिपके हुए होते हैं जिसको मार्जिनेटेड पूल कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मार्जिनेटेड पूल कहते हैं। ये मार्जिनेटेड पूल है। जब कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा, तो कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो जो कोर्टिसोल होती है ये न्यूट्रोफिल की एडहियन को कम करती है। जब एडहियन कम होगी तो जो मार्जिनेटेड पूल है उसमें न्यूट्रोफिल ब्लड में आ जाएंगे। ओके क्लियर, जब ब्लड में आ जाएगी न्यूट्रोफिल का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारा मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स का लेवल ज्यादा हुआ है। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं ये मेनली 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 रटा मार लेना ऑटोइम्यून डिजीज में और मलिग्नेंसी में देखने को मिलते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज में लाइक एसएलई में देखने को मिलते हैं, सार्कोइडोसिस में, और आपको मलिग्नेंसी में देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद कौन सी मेलिग्नेंसी, सीएमएल वाली में। ओके, इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरी कैटेगरी है इयोजिनोफिलिया। जो इयोजिनोफिल्स होते हैं ये कब बढ़ते हैं, दो ही कॉज है, एलर्जी में, पैरासिटिक में, और एक लिम्फोमा में भी बढ़ते होते हैं। ओके, लिम्फोमा में भी बढ़ते होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। तो किन किन में बढ़ते हैं, एलर्जी में बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में बढ़ते हैं इयोजिनोफिल एलर्जी में, या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कीड़ों का इन्फेक्शन है, हॉजकिन लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा है। ओके, हॉजकिन लिम्फोमा वो भी मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाला उसमें देखने को मिलते होते हैं। और इयोजिनोफिल की जो ग्रोथ है वो कराने वाला इयोजिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। इसके बाद है बेजोफिलिया। बेजोफिलिया आपको किस में देखने को मिलते हैं, बेजोफिलिया ज्यादा होते हैं मेनली, ये वैसे बहुत कम सेल होते हैं। बेजोफिलिया मेनली बढ़ते होते हैं सीएमएल में, बढ़ते होते हैं सीएमएल में बढ़ते हैं, और सीएमएल में आपका इयोजिनोफिल का लेवल भी बढ़ता होता है। अब लास्ट सेल रह गया है वो है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट का लेवल ज्यादा है। अब लिम्फोसाइट का लेवल ज्यादा है, रटा मार लेना, जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। नंबर 1, कोई वायरल इन्फेक्शन है। ओके, वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है बोर्डिटिला पर्ट्यूसिस, जिसने पर्ट्यूसिस कराना है, काली खांसी करानी है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है बोर्डिटिला पर्ट्यूसिस, ये लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। ये लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर क्या करते हैं, ओके, ये लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट के लेवल्स को ब्लड में बढ़ा देते हैं। जो लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर है वो क्या करेगा, लिम्फोसाइट प्रोमोटिंग फैक्टर लिम्फोसाइट को ब्लड से निकलने नहीं देगा, लिम्फ नोड में घुसने नहीं देगा, तो जिसकी वजह से लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ जाएगा। कि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो लिम्फ नोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, न्यूट्रोफिल स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रोफिल है उसको पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के मॉर्फोल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस के मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, दैट इज वाई हम इनको सेगमेंटेड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस है उसके 4 से लेकर 5 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो सेल्स होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी में 50 to 80% ये आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो न्यूट्रोफिल होते हैं दीज आर द फर्स्ट रिस्पोंडर इन द इन्फ्लेमेशन। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो हमेशा न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले न्यूट्रोफिल आता है, और अगर पस बनती है उसमें भी न्यूट्रोफिल भरा हुआ होता है। न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन है जो बैक्टीरिया आ गया उनको खा जाना, फेगोसाइटोसिस करना, ठीक हो गया, बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस करना, डाइजेस्ट करना बैक्टीरिया को। इसके अलावा हमारा कोई सेल का डेब्रिस है, सेल का कूड़ा है, उसको भी खा कर डाइजेस्ट कर देना, या कोई डेड टिश्यू है उसको भी खा के डाइजेस्ट कर देना। तो न्यूट्रोफिल 3 चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, बैक्टीरिया को, सेल डेब्रिस को, और डेड टिश्यू को। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रोफिल होती है ये ब्लड वेसल के अंदर, ये आपकी वाल से अटैच होती है, इसको बोलते हैं मार्जिनेटेड पूल। जब आपकी इसकी जरूरत होती है तो ये मार्जिनेटेड पूल रिलीज हो जाता होता है। ठीक हो गया, क्लियर, मार्जिनेटेड पूल रिलीज हो जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब जो न्यूट्रोफिल होता है ना, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो आपके ब्लड में होते हैं, न्यूट्रोफिल के हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल को। ओके, यानी न्यूट्रोफिल के हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं। एक आपका कहने का मतलब है
हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है दूसरा आपका, बल्कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल है उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहला है नॉन सेगमेंटेड, जो न्यूक्लियस है उसके सेगमेंट ही नहीं हुए, ऐसे नॉन सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल को बोलते हैं बैंड सेल्स। और जो बैंड सेल्स होते हैं ये इमेच्योर सेल्स होते हैं कि न्यूक्लियस की सेगमेंटेशन नहीं हुई। और जो बैंड सेल्स होते हैं एक्यूट इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। और अगर इमेच्योर सेल्स आपको देखने को मिले तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट टू द लेफ्ट, कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कब होते हैं, जब पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है या फिर कोई मलिग्नेंसी होती है, उस केस में देखने को मिलता है शिफ्ट टू द लेफ्ट। दूसरा है सेगमेंटेड वाला, ये नॉर्मल मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो सेगमेंटेड होते हैं ये आपके मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तकरीबन 3 से लेकर 5 न्यूक्लियस में लोब्स देखने को मिलते हैं। लास्ट है हाइपर सेगमेंटेड। हाइपर सेगमेंटेड में क्या होगा, जो लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, वो अगर 5 से ज्यादा हो जाए तो वो हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। और रट्टा मार लेना, जो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 और B12 इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा न्यूट्रोफिल वाला। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो न्यूट्रोफिल होती है, दीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, 3 चीजों की फेगोसाइटोसिस करती है। एक आपका बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा डेब्रिस होता है, कूड़ा होता है, वो जो डेड टिश्यू है उसको डाइजेस्ट करते होते हैं। मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, 3 से लेकर 5 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। अब ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, लाइक ल्यूकोसाइट एल्किलाइन फॉस्फेटेज। जो LAP स्कोर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको LAP स्कोर ज्यादा देखने को मिले, ओके, जो ल्यूकोसाइट एल्किलाइन फॉस्फेटेज है, LAP स्कोर है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है CML को या फिर ल्यूकोमाइट रिएक्शन को। ल्यूकोमाइट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन के नतीजे में न्यूट्रोफिल का तादाद बढ़ गई है। ठीक हो गया, ओके। कहने का मतलब है अगर आपको लैब स्कोर पॉजिटिव मिले, ज्यादा मिले, इसका मतलब है कि ल्यूकोमाइट रिएक्शन है। ल्यूकोमाइट रिएक्शन का मतलब है कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन आई है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ गया, इसको ल्यूकोमाइट कहते हैं। अगर लैब स्कोर कम है तो वो CML में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसके अलावा कोलाजिनेज है, लाइसोजाइम है, जो कि बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं। लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन क्या करता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ये किसको ट्रैप कर लेगा, आयरन को ट्रैप कर लेगा, ओके, आयरन को ट्रैप कर लेगा। और ये बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के अंदर आयरन की यूटिलाइजेशन को कम करता है, जिसकी वजह से आपको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। अब न्यूट्रोफिल के अंदर एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि लाइसोसोम्स होते हैं। जो एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स है उनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। ओके। उसमें क्या होता है, प्रोटीनेस होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एसिड फास्फेटेज होता है, माइलोपेरोक्सीडेज होता है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स है वो आपका LAP, कोलाजिनेस, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन, ये सिर्फ न्यूट्रोफिल में देखने को मिलते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो न्यूट्रोफिल का लेवल ज्यादा होगा और न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है कि न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इमेच्योर न्यूट्रोफिल आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट। इसके अलावा टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन आपको देखने को मिलती है कि जो ग्रैन्यूल है वो डार्क ब्लू हो जाती है, कोर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जब इन्फ्लेमेशन होती है न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, उनमें डोल बॉडीज देखने को मिलती है। डोल बॉडीज क्या होती है, लाइट ब्लू होती है। रट्टा मारना, जो टॉक्सिक ग्रैन्यूल है वो डार्क ब्लू है, डोल बॉडी लाइट ब्लू होती है। ये पेरिफेरल इंक्लूजन्स होती है, मतलब बैक्टीरिया को खा खा के इंक्लूजन्स होती है, उसको डोल बॉडीज कहते हैं। और वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल के कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन से होते हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन से है, कीमोटैक्सिस, केमिकल के नतीजे में न्यूट्रोफिल का माइग्रेट करना। अब जो न्यूट्रोफिल को बुलाने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट C5 होता है, इंटरल्यूकिन 8 होता है, ल्यूकोट्राइन B4 होता है, और ये 5 हाइड्रोक्सी टेट्राइथाइलिन वाला, मतलब ये अजीब गरीब प्रिकर्सर है। मतलब न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस कौन कराते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कराते हैं, इंटरल्यूकिन कराते हैं, ल्यूकोट्राइंस कराते हैं, कैलिक्रिन कराता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, और एन फॉर्माइल मेथियोनिन है। एन फॉर्माइल मेथियोनिन बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती है। अब जो न्यूट्रोफिल है हाइपर सेगमेंटेड हो जाए कि 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा लोब्स हो जाए, तो वो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ये कब होती है, जब
इमेच्योर न्यूट्रोफिल आना शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल के प्रीकर्सर लाइक बैंड सेल मेटामाइलोसाइट्स आना शुरू होते हैं, जिनका न्यूक्लियस सेगमेंटेड नहीं होता। ठीक हो गया। ये क्या इंडिकेट करते हैं? माइलाइट प्रोलिफरेशन को, कि या तो इन्फ्लेमेशन है या सीएमएल है। लास्ट में आपका सीएमएल क्या होता है? क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। लास्ट है लीको इरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। लीको इरिथ्रोब्लास्टिक, नाम पे फोकस करो। लीको डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रो आरबीसी, ब्लास्टिक इमेच्योर देखने को मिलते हैं। अगर आपको डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों इमेच्योर देखने को मिले तो इसको लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। तो ये कब होती है? ये कब देखने को मिलती है? जब बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज बोन मैरो में आ गई है जो बोन मैरो में इमेच्योर सेल को बाहर निकाल रही है। फॉर एग्जाम्पल, बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो गई है, माइलो फाइब्रोसिस हो गई है, जो कि माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में आती है। या कोई कैंसर बोन मैरो में मेटास्टेसाइज कर गया है, कोई प्रोस्टेट का कैंसर है या ब्रेस्ट का कैंसर है, वो क्या करेगा? इमेच्योर सेल को बाहर निकाल देगा बोन मैरो से। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा मोनोसाइट स्टार्ट करते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये मोनोन्यूक्लियर सेल है। जो न्यूट्रोफिल था ये आपका पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर था। जो मोनोसाइट है मोनो न्यूक्लियर सेल होते हैं। रट्टा मार लेना, जो मोनोसाइट होते हैं ये ब्लड में होते हैं, लेकिन ये टिश्यू में चले गए तो ये मैक्रोफेज बनाते हैं। ये मोनोन्यूक्लियर सेल होती है। किडनी शेप इनका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किडनी शेप आपको देखने को मिलता है। 2 से लेकर 10% तक ब्लड में मौजूद होते हैं। जो मोनोसाइट होते हैं जब ये ब्लड में चले जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेज बन जाते हैं। तो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम बनाते हैं? मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। कि मोनोसाइट ब्लड में है, टिश्यू में जाने के बाद मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम बनाना शुरू करेंगे। जो मैक्रोफेज होते हैं वो टिश्यू में चले जाते होते हैं, जहां पर फेगोसाइटोसिस करते होते हैं। अब जो मैक्रोफेजेस है स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैक्रोफेजेस स्किन के अंदर हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। बल्कि हिस्टियोसाइट ही हम इसको डेंड्रेटिक सेल ज्यादा अच्छा कहते हैं। डेंड्रेटिक सेल मेरे ख्याल से नीचे लिखा होगा। ओके, हालांकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ओके, हिस्टियोसाइट तो मेरे ख्याल से लिम्फ नोड वालों के अंदर कहते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया, इसको रेज कर देते हैं। ओके, अगर ये स्किन के अंदर हो, आई थिंक स्किन के अंदर उसको लैंगर हैंस सेल कहते हैं। मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, भूल गया मुझे, तो मुझे सही कर देना। अगर लीवर के अंदर हो तो उसको हम कुफर सेल कहते हैं। कुफर सेल कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कहने का मतलब है, अगर ये एल्विलाई लंग्स में हो तो एल्व्यूलर मैक्रोफेज कहते हैं। एल्व्यूलर मैक्रोफेज कहते हैं, या उसको डस्ट सेल कहते हैं। डस्ट सेल कहते हैं। अगर ये ब्रेन के अंदर हो तो ये क्या होते हैं? ग्लास सेल होते हैं, माइक्रो ग्लास सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये होते हैं। जो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस होते हैं ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला काम करते हैं। ठीक हो गया। यानी जो मैक्रोफेज होते हैं ये क्या काम करेंगे? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग वाला काम करेंगे, एपीसी वाला काम करेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला का मतलब क्या होता है? जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं ये क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस करते हैं पैथोजन की। कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, वायरस को तो कर नहीं सकते, कोई बैक्टीरिया आ गया उसकी फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस के बाद जो प्रोटीन्स बनती है, डाइजेशन के बाद प्रोटीन्स बनती है, उसको डिस्प्ले करते हैं अपनी सेल सरफेस पर, अपने सेल की सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। ओके, इन कॉम्प्लेक्स विथ एमएचसी टाइप 2। ओके, जो एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल है उसके साथ प्रोटीन को अटैच कर देते हैं, इनको डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि हमारे जो लिम्फोसाइट है इसको रिकॉग्नाइज कर सके और इम्यूनिटी करवाई सके। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला फंक्शन बता दिया आपको। क्लियर? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो आपका मोनोसाइट है ब्लड में होता है, मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, फ्रोस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। मोनो मतलब वन। ओके, नेक्स्ट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, फेगोसाइटोसिस करते हैं, फिर जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं इन कॉम्प्लेक्स विद एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल। लाइफ लॉन्ग होती है टिश्यूज के अंदर, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं। इनको एक्टिवेट करने वाला इंटरफेरॉन गैमा होता है। ये इंटरफेरॉन गैमा हेल्पर टी सेल से प्रोड्यूस होता है, जिसको CD4 कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला काम करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं वाया एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी, उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि जो एंटीबॉडी होती है वो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से वो फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है।
और याद करना, अगर हमारी बॉडी में जो पस होती है, पस के अंदर न्यूट्रोफिल्स भरे हुए होते हैं, लेकिन अगर ग्रैन्युलोमा बनता है हमारे टिश्यूज के अंदर, उसके अंदर मैक्रोफेज और ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। और ग्रैनुलोमा आपको टीबी में मिलता है, सार्कोइडोसिस में होता है। टीबी में केजियस ग्रैनुलोमा होता है, केजियस होता है, और सार्कोइडोसिस के अंदर नॉन केजियस ग्रैनुलोमा होता है। क्लियर। तो ग्रैनुलोमा के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं बड़े बड़े जाइंट सेल बना देते हैं, जिनको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल कहते होते हैं। अब मैक्रोफेज कहने का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हिस्टियोसाइट होते हैं, आई थिंक स्किन के बारे में शायद बात कर रहा है। लीवर के अंदर पुफर सेल है, बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ब्रेन में माइक्रोग्लाया होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। इसके अलावा मैक्रोफेज के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है, CD14। इस CD14 के ऊपर एक बैक्टीरियल लाइपोपोलीसैकेराइड होता है। अब जो बैक्टीरियल लाइपोपोलीसैकेराइड है वो ग्राम नेगेटिव से आता है। सपोज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, उसने लाइपोपोलीसैकेराइड या एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया। जो एंडोटॉक्सिन होता है या लाइपोपोलीसैकेराइड है, उसका लिपिड ए होता है। लिपिड ए मैक्रोफेज के CD14 पे जाके बाइंड करता है, और वहां पे ये सेप्टिक शॉक करा देता है। सेप्टिक शॉक में क्या होगा? सेप्टिक शॉक के अंदर ब्लड प्रेशर कम होगा, पल्स बढ़ जाती है, फीवर होता है, टैकीकार्डिया, ये चीजें देखने को मिलती है। क्लियर। ये मैक्रोफेज हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा है इयोजिनोफिल और बेसोफिल। ये पढ़ लेते हैं। इयोजिनोफिल, बेसोफिल मास्ट सेल्स है। ओके। क्लियर। स्टार्ट करते हैं हम। फिर हमारा आ जाएगा इयोजिनोफिल्स। ओके। जो इयोजिनोफिल्स होती है ये बाई लोब्ड होते हैं। बाई लोब्ड होते हैं, दो लोब्स होते हैं। और इनको इयोजिनोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इयोजिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनमें क्या होती है? इयोजिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इयोजिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इयोजिनोफिलिक का मतलब है पिंकिश ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये पिंकिश ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। इयोजिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके। जो इयोजिनोफिल्स होते हैं 1 to 6% आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो इयोजिनोफिलिक ग्रैन्यूल है, उसमें मेजर बेसिक प्रोटीन होती है। और जो मेजर बेसिक प्रोटीन है, ओके, जब इयोजिनोफिल स्टिमुलेट होते हैं ये रिलीज हो जाती है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो इयोजिनोफिल्स होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में और नियोप्लाज्म में देखने को मिलती है। लाइक मैंने आपको बताया था कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हेलमिंथीज का इन्फेक्शन है, लाइक टेप वार्म्स है, नीमाटोड्स है, या फिर CML में या होचकिन लिम्फोमा मिक्स सेलुलैरिटी में देखने को मिलती है। क्लियर। तो जो आपके यूजिनोफिल्स होते हैं हेलमिंथीज इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वाया मेजर बेसिक प्रोटीन। ठीक हो गया। बाई लोब न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आप देख लो 2 लोब्स बने हुए हैं। ओके। दूसरा, इनमें इयोजिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनमें मेजर बेसिक प्रोटीन होती है, और ये भी फेगोसिटिक होती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फेगोसाइटोस कर देते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। अभी क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये असल में ना आप रट्टा मारना, जो आपके बेसोफिल्स है ये एलर्जी के रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। वो जो इयोजिनोफिल्स होते हैं ये एलर्जी के रिएक्शन को कम करते हैं। यानी जो इयोजिनोफिल होते हैं, अगर मैं एलर्जी के बारे में बात करूं, अगर हम एलर्जी को लिमिट करना हो, एलर्जी के रिएक्शन को लिमिट करना हो, फिर आपके इयोजिनोफिल्स आते हैं। लेकिन अगर एलर्जी को एग्रावेट करना हो, बढ़ाना हो, तो बेसोफिल्स आते हैं। यानी जब बेसोफिल डीग्रेनुलेट होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऐसे चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो एलर्जी को बढ़ा देती है। लेकिन इयोजिनोफिल एलर्जी को लिमिट करते होते हैं। कैसे लिमिट करते हैं? कि जो होते हैं इयोजिनोफिल्स होते हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स IgE वाली को फेगोसाइटोस कर जाते हैं। नंबर 2, हिस्टामिनेस प्रोड्यूस करते हैं जो हिस्टामिन को तोड़ देता है। मेजर बेसिक प्रोटीन है, ये क्या करती है? ये हेलमिंथीज को उड़ा देती है। इसके अलावा जो इयोजिनोफिलिक पेरोक्सिडेज है, इयोजिनोफिलिक के टाइनिक प्रोटीन है, और इयोजिनोफिलिक डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन्स है, ये इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं अगेंस्ट हेलमिंथीज। ठीक हो गया। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जो इयोजिन है पिंक है, और फिलिक मतलब लव, तो ये पिंकिश होते हैं। कॉजेज क्या क्या है? पैरासाइट्स, खासतौर पर हेलमिंथीज। एस्थमा में एलर्जिक है। क्रॉनिक एड्रिनल इंसुफिशियंसी, क्रॉनिक एड्रिनल इंसुफिशियंसी जो कि एडिसन डिजीज होता है। एडिसन डिजीज में मैंने बताया था कि कोर्टिसोल कम होता है। जो कोर्टिसोल होता है वो इयोजिनोफिल की अपोप्टोसिस करवाता है। कोर्टिसोल कम तो इयोजिनोफिल ज्यादा। माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज है, लाइक CML में ज्यादा होते हैं। एलर्जिक डिजीज में लाइक एस्थमा, हाइपर सेंसिटिविटी, नियोप्लाज्म लाइक हॉचकिन लिम्फोमा, हॉचकिन लिम्फोमा के भी मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर। और
इयोजिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, यानी चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम। चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम, ठीक हो गया, चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम। ओके, और चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम में मैंने निमोनिक बताया था, AGE। ए से अस्थमा, जी से ग्रानुलोमा, ई से इयोजिनोफिलिया। तो निमोनिक है पैकमैन, पैकमैन एड्स। तो पैरासाइट्स, एस्थमा, क्रोनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी, इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। अब इनका जो इनके पास जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ओके, वो बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। बेस को पसंद करने वाले ग्रैन्यूल्स है, बेस को पसंद करने वाले ग्रैन्यूल्स है। मतलब जो ग्रैन्यूल्स है वो एसिडिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, बेस को पसंद करते होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब जो आपके बेजोफिल्स होते हैं, ये क्या करवाते हैं, एलर्जी के रिएक्शन को बढ़ा देते होते हैं। इनके सरफेस के ऊपर IgE रिसेप्टर होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के रिसेप्टर होते हैं। ओके, जब इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स अटैच होगा, ये डी ग्रैनुलेट होते हैं। जब ये डी ग्रैनुलेट होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करवाएंगे, जो एलर्जिक रिएक्शन करवाना शुरू करेंगे। बस एक बात रट्टा मार लेना, जो बेजोफिल है, बेजोफिल बिल्कुल मास्ट सेल वाला काम करेंगे। यानी बेजोफिल और मास्ट सेल दोनों एलर्जी करवाते हैं। लेकिन जो बेजोफिल है वो ब्लड में होते हैं, और जो मास्ट सेल्स होते हैं ये कहाँ पड़े होते हैं, ये टिश्यूज में पड़े होते हैं। और बेजोफिल और मास्ट सेल दोनों टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्टामीन को रिलीज करवाते हैं। और जब हिस्टामीन का रिलीज होगा तो पेशेंट में क्या होगा, एलर्जी आपको देखने को मिलती होती है। इसके अलावा ये CML के अंदर भी इसका लेवल ज्यादा होता है। तो बेजोफिल एलर्जिक रिएक्शन को मीडिएट करते हैं। बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें हैपरिन होता है, हैपरिन एक एंटीकोगुलेंट का काम करता होता है। इसके अलावा हिस्टामीन है जो वेजोडायलेशन कराता है और एलर्जी करवा देता होता है। ल्यूकोट्राइन्स, ओके, ये सिंथेसाइज होते हैं और ऑलरेडी इन डिमांड होते हैं। मतलब ग्रैन्यूल्स में जो हैपरिन होता है और हिस्टामीन होता है पहले से स्टोर होता है, लेकिन ल्यूकोट्राइन ऑन डिमांड बनते हैं। जो बेसोफिलिक होते हैं बेसिक स्टेन लेना पसंद करते हैं, ये CML के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा मास्ट सेल है। मास्ट सेल ये लोकल टिश्यू एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं। लोकल टिश्यू का मतलब क्या है, लंग्स के अंदर अगर एलर्जी होती है तो एस्थमा हो जाएगा, अगर नोज के अंदर है तो एलर्जिक रिनाइटिस हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया, एलर्जिक रिनाइटिस हो गया, हे फीवर हो गया, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो गया, ये मास्ट सेल्स करवाते होते हैं। मास्ट सेल्स के अंदर भी बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब जो मास्ट सेल्स होती है वो सेम बेजोफिलिक वाले प्रीकर्सर से निकलते हैं। बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन दोनों सेल टाइप नहीं है। ठीक हो गया, ने सेम सेल की टाइप नहीं है। बेसोफिल ब्लड में होती है, मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में होती है। जो आपका मास्ट सेल्स होती है ये इम्यूनोग्लोबुलिन के FC पोर्शन को बाइंड करते हैं। और ये कब एक्टिवेट होती है, जब आपका टिश्यू का ट्रॉमा होता है, या फिर ये C3A C5A, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। याद करना, जो C5AA है ये कीमोटैक्सिस कराता था, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस कराता था, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता था। ठीक हो गया, ओके। बस एक बात रट्टा मार लेना, जब एंटीजन आता है, एंटीजन IgE से कंबाइन करेगा जो सरफेस पे लगी हुई है, इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग होती है, फिर रिसेप्टर एग्रीगेशन होती है, मास्ट सेल की डीग्रानुलेशन होती है, वहां से हिस्टामिन, हेपरिन, ट्रिप्टेस और इयोजिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है। जो ECF है, इयोजिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये इयोजिनोफिल को बुलाएगा, और जो इयोजिनोफिल्स होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ओके, एलर्जिक रिएक्शन को लिमिट कर देते होते हैं, लिमिट कर देते हैं एलर्जिक रिएक्शन को। क्लियर, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराते हैं। मास्ट सेल की जो डीग्रानुलेशन होती है उसी से ही हिस्टामिन और हेपरिन प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपने एलर्जी को कम करना है तो आप क्रोमाइलिन सोडियम यूज करो। ये क्या करता है, मास्ट सेल की डीग्रानुलेशन को कम करता है, एस्थमा की प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मास्ट सेल की डीग्रानुलेशन होती है वो और चीजों की वजह से भी हो सकती है। याद करना, जब भी मास्ट सेल की डीग्रानुलेशन होती है हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। तो वो कौन से ड्रग्स हैं जो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करवाती है, वेंकोमाइसिन है, ओपियाइड है, रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई है, वो मास्ट सेल की डीग्रानुलेशन करवाती है। यानी जो मास्ट सेल की डीग्रानुलेशन है वो IgE की वजह से होती है या कुछ ड्रग्स की वजह से होती है, वेंकोमाइसिन, ओपियाइड्स और डाई की वजह से। रट्टा मार लेना, वेंकोमाइसिन की वजह से रेड मैन सिंड्रोम हो जाएगा, रेड मैन सिंड्रोम हो जाएगा, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होती है वो वेजोडायलेशन करा देती है।
वेजोडाइलेशन करा देती है, रेडनेस आ जाती है फेस की। इसके बाद है मास्टोसाइटोसिस। मास्टोसाइटोसिस मास्ट सेल की प्रोलिफरेशन होगी है स्किन के अंदर। तो ये सी किट की म्यूटेशन में देखने को मिलती है। अगर सी किट की म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, मास्टोसाइटोसिस होती है, मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन ज्यादा होगी। जब मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन ज्यादा होती है तो ट्रिप्टेस का लेवल ज्यादा होता है और हिस्टामिन का लेवल ज्यादा होता है। हिस्टामिन होगी तो वो फ्लशिंग करवाती है, प्रूराइटिस करवाती है, हाइपोटेंशन करवाती है। इसके अलावा जो हिस्टामिन है ये आपके गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ाती है तो पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाती है, जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाती है तो डायरिया और एब्डोमिनल पेन कराती है। तो ये हिस्टामिन के रोल बता दिया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा है, ये भी हो गया अच्छे से, डेंड्रेटिक सेल है। डेंड्रेटिक सेल है और फिर प्लेटिलेट्स है। जो डेंड्रेटिक सेल होते हैं ये भी आपके फेगोसिटिक फंक्शंस होते हैं। ओके, ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये इनेट इम्यून सिस्टम को और अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को जोड़ देते हैं। मतलब जब आपका न्यूट्रोफिल्स आता है, न्यूट्रोफिल आपका इनेट में आता होता है, ठीक हो गया, तो वो आपके क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी वाले जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो डेंड्रेटिक को स्टिमुलेट करेंगे, डेंड्रेटिक फेगोसाइटोसिस करेंगे, अपने एंटीजन को लिम्फोसाइट के पास प्रेजेंट करवा देंगे, जिसकी वजह से ये इनेट और अडाप्टिव इनको जोड़ देते हैं। इनके ऊपर एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। इसके अलावा इनके पास कांस्टेंट फ्रैक्शन रिसेप्टर होते हैं, जो एफसी रिसेप्टर होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं ये एक्सोजीनस एंटीजन को भी क्या कर सकते हैं, या एक्सोजीनस एंटीजन को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑन एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल, सॉरी टाइप 1 मॉलिक्यूल, जो टाइप 1 मॉलिक्यूल है ये एक्सोजीनस एंटीजन को कहने का मतलब है प्रेजेंट कर सकता होता है। बाकी डिटेल हम इनके बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जो प्लेटिलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट है, ये असल में सेल नहीं है। ये सेल के क्या होते हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हीमोस्टेसिस है, ब्लड का रुक जाना, जो हीमोस्टेसिस है दो तरीके की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में प्लेटिलेट प्लग बनता है और सेकेंडरी में क्या बनता है, सेकेंडरी के अंदर फिब्रिन क्लॉट बनता है। ठीक हो गया। प्लेटिलेट्स आपके प्राइमरी हीमोस्टेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्लेटिलेट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन है 7 से लेकर 10 दिन होती है, फिर ये सप्लीन के अंदर उड़ जाते होते हैं। और नॉर्मल प्लेटिलेट आपके कितने होते हैं, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख होते हैं ब्लड में। क्लियर। तो जो आपका प्लेटिलेट्स होते हैं ए न्यूक्लिएट होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। 8 से लेकर 10 दिन इनकी लाइफ स्पैन होती है। कब एक्टिवेट होते हैं, जब एंडोथेलियल इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा हुआ, तो जो प्लेटिलेट होते हैं पहले ये एडहियन करेंगे, ब्लड वेसल की दीवार के साथ चिपक जाएंगे, फिर एग्रीगेशन होती है और एग्रीगेशन होके प्लेटिलेट प्लग बनाते हैं। फिर जो प्लेटिलेट प्लग है उसके ऊपर फिब्रिनोजन आएगा, फिब्रिन क्लॉट बनेगा। अब प्लेटिलेट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, डेंस ग्रैन्यूल होते हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं। जो डेंस ग्रैन्यूल होते हैं उसके अंदर कौन से प्रोटीन्स होती है, लाइक कैल्शियम होता है, कैल्शियम कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट करता है। एडीपी होता है, एडीपी होता है, सिरोटिनिन होता है, हिस्टामिन होता है, मिमोनिक है, कैश। जो अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट में, उसमें क्या होता है, कैश आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैश आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। बाकी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जब आएगा हमारा हीमोस्टेसिस वाला टॉपिक आ जाएगा, हीमोस्टेसिस वाला टॉपिक आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आ जाती होती है। अल्फा ग्रैन्यूल्स, उसमें वॉन विलिबरेंट है जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता है, फिब्रिनोजन, प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर 4, ये सब चीजें मौजूद होती है। और इसके अलावा जो प्लेटलेट का पूल होता है वो सप्लीन के अंदर स्टोर होता है, सप्लीन के अंदर स्टोर होता है। अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से परपरा पेटिचिया ब्रूजेस देखने को मिलते हैं, यानी आपको क्यूटेनियस और म्यूकस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओके, लाइक एपिस्टेक्सिस वगैरह वो देखने को मिलती है। जो आपका कहने का मतलब है, जो वॉन विलिब्रेंट रिसेप्टर होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन 1 भी होते हैं। जो फिब्रिनोजन रिसेप्टर होते हैं वो GP2B3 है। यानी जो प्लेटलेट के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 1 भी है, उसने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को बाइंड करना है। GP2B3 है, उसने फिब्रिनोजन को बाइंड करना है। जो 1 भी है इसने प्लेटलेट की एडिशन करानी है, और जो 2B3A है उसने प्लेटलेट की एग्रीगेशन करानी है। अगर 1 भी ना हो तो उसकी वजह से क्या होता है,
बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होता है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होता है। और अगर एग्रीगेशन नहीं हो पा रही, GP2B3 ये डेफिशिएंट है, तो उसको बोलते हैं हम ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया। अब आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला इरिथ्रोपोइटिन था, प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला थ्रोम्बोपोइटिन है। और ये कहाँ से आता है? ये लीवर से आता होता है। ठीक हो गया। तो रट्टा मार लेना, जो डेंस ग्रेन्यूल है उसका निमोनिक है कैश, कैल्शियम, एडीपी, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, इन सब के रोल हम पढ़ेंगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। और जो अल्फा ग्रैन्यूल है उसमें आपका एफ वाली चीजें हैं, वन विलिब्रियन फैक्टर, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 4। तो ये प्लेटलेट वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट है वो है लिम्फोसाइट, लिम्फोइट लिनियज है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओके, ये कहाँ से राइज करते हैं? ये लिम्फोइट लिनियज से निकलते होते हैं। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया, लिम्फोइट लिनियज से निकलते होते हैं। जो लिम्फोसाइट होते हैं ये स्मॉल राउंड सेल होते हैं, छोटे छोटे राउंड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म रिलेटिवली कम होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस डेंस होता है। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 25 से लेकर 35% तक आपको देखने को मिलते हैं। अब जो लिम्फोसाइट है यहाँ पर 4 टाइप्स के होते हैं, बी, टी, नेचुरल किलर और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो 4 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी, टी, नेचुरल किलर सेल और बी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका टी सेल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, टी सेल से स्टार्ट करते हैं। जो टी सेल्स होते हैं ये हमारा कहने का मतलब, एक बात रट्टा मारना, इम्यूनिटी हमारी बॉडी में 2 तरह की होती है, इनेट और अडाप्टिव। जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मेनली अडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। अब जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है वो आगे 2 टाइप की होती है, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल। जो ह्यूमोरल वाली होती है वो बी सेल से होती है, और जो सेलुलर होती है वो टी सेल से होती है। मतलब टी सेल्स ये सेलुलर इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। अब जो टी सेल्स होते हैं ये बनते कहाँ पे है? टी सेल बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ओके, बनते बोन मैरो के अंदर है। लेकिन इनकी जो मेच्योरेशन होती है वो थाइमस में होती है, मेच्योरेशन थाइमस में होती है। जो बी सेल है ये बनते भी बोन मैरो में है, मेच्योरेशन भी बोन मैरो में देखने को मिलती है। ओके, मेच्योरेशन भी बोन मैरो में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपने रट्टा मार लेने हैं। तो टी सेल आपके कहाँ मेच्योर होते हैं? थाइमस में मेच्योर होते हैं। थाइमस में मेच्योर होने के बाद ये आपके लिम्फाइड टिश्यू में चले जाते हैं। लिम्फाइड टिश्यू आपका थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड्स होती है, ये आपको देखने को मिलते होते हैं। ठीक हो गया। अब टी सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? टी सेल्स के पास स्पेसिफिक टी सेल रिसेप्टर होते हैं, टी सेल रिसेप्टर होते हैं। ओके, तो टी सेल रिसेप्टर होते हैं। अब स्पेसिफिक टी सेल रिसेप्टर होते हैं। जो कॉमन टी सेल रिसेप्टर है वो CD3 है। जो CD3 होता है ये आपको तमाम टी सेल्स में देखने को मिलता होता है। जो आपके टी सेल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, हेल्पर सेल होते हैं और साइटोटॉक्सिक होते हैं। हेल्पर होते हैं और साइटोटॉक्सिक होते हैं। जो हेल्पर है इनको CD4 भी कहते हैं, CD4 भी कहते हैं। अब इनका नाम है हेल्पर, तो ये दूसरे WBC की हेल्प करते हैं, ताकि ये दूसरे WBC को मदद कर सके। तो जो हेल्पर है ये दूसरे WBC की हेल्प करते होते हैं। लाइक ये क्या करते हैं? ये नंबर 1 क्या काम करते हैं हेल्पर वाले? ये बी सेल्स को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करा देती है, बी सेल्स को प्लाज्मा सेल में मेच्योर करते हैं। और जो प्लाज्मा सेल होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये इंटरफेरोन गैमा प्रोड्यूस करते हैं। इंटरफेरोन गैमा क्या करता है? मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है, मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता होता है। ठीक हो गया, क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा इनके ऊपर आपको कहने का मतलब है इनके ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं। यानी आपके ये CD4 सेल है, तो इनके ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं। ये अपने एंटीजन को क्या करते हैं? अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं वाया MHC टाइप 2 मॉलिक्यूल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अपने एंटीजन को MHC टाइप 2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर जो MHC टाइप 2 के साथ जो एंटीजन लगा होगा वो CD4 के साथ इंटरेक्ट करेगा और हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है साइटोटॉक्सिक वाला। जो साइटोटॉक्सिक होते हैं इनका फंक्शन क्या है? साइटोटॉक्सिक है उड़ा देना इनका। ठीक हो गया, ओके, साइटोटॉक्सिक का मेन फंक्शन है उड़ा देना। तो साइटोटॉक्सिक क्या करते हैं? ये हमारे 2 सेल्स को डैमेज करते हैं। एक आपका ट्यूमर सेल है और दूसरा आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल है। इन सेल को उड़ा देते हैं।
वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसको उड़ा देते हैं। ठीक हो गया। एक बात रट्टा मार लेना, जो हेल्पर टी सेल है उसके ऊपर CD4 पड़ा होता है, इसके ऊपर CD4 पड़ा होता है, और CD4 कौन से MHC मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, टाइप 2 के साथ इंटरेक्ट करता है। जो CD8 है ये MHC टाइप 1 के साथ करता होता है। तो यहाँ पे एक निमोनिक में लिखा होगा रूल ऑफ 8, कि जो CD4 है वो MHC टाइप 2 के साथ बाइंड करते हैं, जो MHC टाइप 1 है वो CD8 के साथ करता है। जो MHC टाइप 2 होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में होते हैं, MHC टाइप 1 ये आपके बाकी सारे इम्यून सिस्टम में देखने को मिलती है, खास तौर पर डेंड्रिटिक सेल्स में आपको देखने को मिलती है। CD4 आपका हेल्पर है, CD8 आपका साइटोटॉक्सिक होता है। क्लियर? तो यार उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, टी लिम्फोसाइट के रोल आपको समझ आ गए होंगे। क्लियर? जो आपका MHC मॉलिक्यूल होता है, जो MHC टाइप 1 मॉलिक्यूल है, ये आपके बॉडी के हर सेल पे होता है, ये आपके हर सेल्स पे पड़ा होता है, आपके बॉडी के हर सेल पे पड़ा होता है सिवाय प्लेटलेट के और RBC के। ओके, ठीक हो गया। जबकि MHC टाइप 2 ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में देखने को मिलता है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, ये आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? MHC टाइप 1 आपकी बॉडी के हर सेल के ऊपर पड़ा होता है सिवाय प्लेटलेट और RBC के। तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो टी सेल्स होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इसके अलावा कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? बोन मैरो से ओरिजिनेट करते हैं। मेच्योर थाइमस में होते हैं, दो तरह के होते हैं, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर। जो साइटोटॉक्सिक होते हैं CD8 रिसेप्टर होते हैं, MHC टाइप 1 को रिकॉग्नाइज करते हैं। MHC टाइप 1 आपके बॉडी में हर सेल के ऊपर पड़ा होता है। हेल्पर टी सेल CD4 को एक्सप्रेस करते हैं, MHC टाइप 2 को करते होती है। तीसरा रेगुलेटरी है, जो कंट्रोल करते हैं अपनी तादाद को। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज बताई हुई है, को स्टिमुलेशन। ओके, को स्टिमुलेशन के लिए क्या चाहिए आपको? CD28। ओके, यानी जो CD28 है ये को स्टिमुलेशन के लिए चाहिए होता है, और टी सेल की एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इम्यूनिटी वाले सेक्शन पे। ठीक हो गया। मेजोरिटी ऑफ द सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट आपके टी सेल्स होते हैं। दूसरा आपके लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर आते होते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो अब इनके तीन फंक्शन होते हैं बी सेल्स के। इनके तीन फंक्शन होते हैं। नंबर 1, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला काम भी करेंगे। तो आपका MHC टाइप 2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में पड़ा होता है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आपका डेंड्रिटिक सेल है, और आपके बी सेल है वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। कहाँ गए हम? तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला काम करते हैं। इसके अलावा जो कुछ बी सेल होती है वो मेमोरी सेल में एक्टिवेट हो जाते हैं। मेमोरी सेल ये फ्यूचर इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कि अगर सेम एंटीजन आ गया उसको उड़ा देते हैं। फ्यूचर इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जो बी सेल्स होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बी सेल से राइज करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। फिर ये आपके पेरिफेरल लिम्फाइड टिश्यू में जाते हैं, लाइक लिम्फ नोड के फॉलिकल्स में, स्प्लीन के वाइट पल्प में, या नॉन अनइनकैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको आप क्या बोलते हैं आप? ओके, माल्टोमा कहते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो आपको GIT में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो अनइनकैप्सुलेटेड कहाँ देखने को मिलते हैं? GIT के सब म्यूकोजा में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो जो बी सेल्स होते हैं ये फॉलिकल्स ऑफ लिम्फ नोड, वाइट पल्प ऑफ स्प्लीन में रहते होते हैं, और ये प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला काम भी करते हैं। मतलब इनके पास MHC टाइप 2 होगा, और इसके अलावा MHC टाइप 1 भी होगा, जो कि आपको हर सेल में देखने को मिलता है। जो MHC टाइप 2 है ये एंडोजीनस एंटीजन को प्रोसेस करता होता है। जो MHC टाइप 1 है ये एक्सोजीनस एंटीजन को प्रोसेस करता होता है। ठीक हो गया। एक्सोजीनस बाहर वाला, एंडोजीनस अंदर वाला। तो ऑलमोस्ट हमारा 20 सेल हो गया। इसके बाद है नेचुरल किलर सेल। जो नेचुरल किलर सेल होते हैं, अच्छा लिम्फोसाइट को तो बता दिया कि पेल साइटोप्लाज्म होता है, ये तो हो गया हमारा। जो आपका बी एंड टी लिम्फोसाइट होती है ये अडाप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। अडाप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि पहले एक्टिवेट होना होता है, एंटीजन आना चाहिए, स्पेसिफिक एंटीजन। इनेट वाला किसी भी एंटीजन को मार देते हैं। तो जो नेचुरल किलर सेल है ये आपका इनेट का पार्ट होते हैं, इनेट का पार्ट होते हैं, और असल में ये भी क्या होते हैं? साइटोटॉक्सिक होते हैं। ये भी असल में क्या होते हैं? साइटोटॉक्सिक होते हैं। ठीक हो गया। ये भी उन्हीं सेल को उड़ाते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, या फिर जिनमें ट्यूमर आपको देखने को मिलता है।
ये उन सेल्स को उड़ा देते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। ये दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज प्रोड्यूस करते हैं परफोरिन्स। परफोरिन्स क्या करती है? परफोरेशन कराती है, सुराख कराती है। फिर इस सुराखों से गैर एंजाइम एंटर होगा, गैर एंजाइम क्या कर देगा? लाइसिस करा देगा। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लाइसिस से क्या होती है? एपोप्टोसिस होती है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट। ये बी और टी लिम्फोसाइट से बड़े होते हैं। साइटोप्लाज्म में परफोरिन्स और गैर एंजाइम होता है, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। इनके ऊपर सेल सरफेस प्रोटीन्स होती है, लाइक CD16, जिसको FC रिसेप्टर 4 कहते हैं, CD56 और लिटिक ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये नेचुरल किलर सेल कब इंड्यूस होते हैं? कोई हमारी बॉडी में स्ट्रेस आया है, वायरस ने हमारी सेल को उड़ाना शुरू कर दिया है, या कोई मेलिग्नेंसी हो गया है, या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो ये क्या करते हैं? अपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देते हैं। होता क्या है, अब हमारी बॉडी में जो सारे सेल है सिवाय प्लेटलेट के और आरबीसी के, उनके ऊपर क्या होते हैं? MSC टाइप 2 होते हैं। जब भी सेल डैमेज होगा स्ट्रेस की वजह से, मेलिग्नेंसी की वजह से, या माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से, तो MSC टाइप 2 नहीं होगा। जिस सेल के ऊपर MSC टाइप 1 नहीं होगा, MSC टाइप 1 नहीं होगा, तो वो सेल नेचुरल किलर सेल से उड़ जाएगा। नेचुरल किलर सेल उस सेल को उड़ा देंगे। क्लियर, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को, या फिर कहने का मतलब है ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, इसके बाद है प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट है। इनमें जो क्रोमेटिन होता है वो क्लॉक फेस होता है, बिल्कुल जिस तरह घड़ी के जो दाने होते हैं। ओके, क्लॉक फेस होता है, यानी न्यूक्लियस आपका एक साइड पे गया होता है, क्रोमेटिन क्लॉक फेस होता है। अब इन्होंने प्रोटीन्स बनानी है, एंटीबॉडी बनानी है, और एंटीबॉडी बनाने के लिए, वो पैकिंग करने के लिए, इनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कहने का मतलब है गोल्जी अपरेटस काफी ज्यादा होता है, बोन मैरो में होते हैं। और प्लाज्मा सेल कभी भी पेरिफेरल ब्लड में नहीं आते होते, कभी भी पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते, बोन मैरो में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक वाहिद डिजीज है जिसमें पेरिफेरल ब्लड के अंदर प्लाज्मा सेल आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या है? प्लाज्मा सेल का ट्यूमर होता है जिसमें चार चीजें देखने को मिलती है। हाइपर कैल्सीमिया, ओके, आर से आपका रीनल फेलियर हो जाएगा, ओके, ए से आपका अनीमिया आ जाएगा, और बी से क्या हो जाएगा? बोन्स के ऊपर लिटिक लीजन देखने को मिलती है। और मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का ट्यूमर है जिसमें आपको एंटीबॉडी के प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर, कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG होती है। तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया।